नमस्कार दोस्तों, नियोम टेक्निकल क्लासेज के डेली टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। अब हम ये 4th नंबर की टेस्ट सीरीज रहेगी। इससे पहले हम 3 टेस्ट सीरीज को सोल्व कर चुके हैं। अब जो ये हमारा टेस्ट 4th रहेगा, तो जो भी इस चैनल पर नए विद्यार्थी हैं वह चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और देखिए, इस प्रकार से जो ये क्वेश्चन डाले गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। आपके एग्ज़ाम में आपके आने की संभावना है, तो ये ध्यान रखें और वीडियो को क्या करें, पूरा देखें। अब देखिए, जो टेस्ट सीरीज 4th का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है। देखिए, 50 हर्ट्ज 6 पोल प्रेरण मोटर प्रतिरोध कितना है, 0.5 ओम है। रोटर प्रतिघात कितना है, 5 ओम है। तो अधिकतम टॉर्क प्राप्त करने के लिए रोटर गति कितनी होगी। तो ये बताना है कि मोटर के द्वारा अधिकतम टॉर्क प्राप्त करने के लिए रोटर की गति यानी रोटर गति एनआर का मान इसमें बताना है। तो इससे पहले, इसे सोल्व करने से पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें इसमें स्लिप का मान पता लगाना होगा। अब देखिए, प्रारंभ में जो मोटर रहती है, प्रारंभ में स्टार्ट मोटर होती है, जब क्या होता है उसका जो रेजिस्टेंस रहता है वह क्या रहता है, उसके रिएक्टेंस के क्या रहता है, बराबर रहता है। जो रोटर का प्रतिरोध उसके क्या रहता है, रिएक्टेंस के बराबर रहता है। जैसे ही मोटर गति प्राप्त करती है तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें स्लिप इंक्लूड हो जाती है। तो ये ध्यान रखें, क्या हो जाती है, स्लिप इंक्लूड हो जाती है। तो हमें एनआर गति प्राप्त करने के लिए इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें स्लिप निकालना पड़ेगा। तो इसी फॉर्मूले से जब हम स्लिप निकालेंगे तो क्या हो जाएगी स्लिप। देखिए, स्लिप बराबर क्या हो गया है, R2 रोटर रेजिस्टेंस और रोटर का जो रिएक्टेंस होता है प्रतिघात, रोटर के प्रतिघात यानी रोटर प्रतिरोध और रोटर के प्रतिघात के अनुपात से क्या निकालते हैं, स्लिप भी निकाली जाती है। तो ये भी ध्यान रखें, महत्वपूर्ण पॉइंट है। और अब देखिए, यहाँ से जो रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो है 0.5। और देखिए, रोटर का जो प्रतिघात है वो कितना है, 5 ओम। क्या है, 5 ओम। और ये कितना है, 0.5 ओम। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना मान आएगा, वो आएगा 0.1। कितनी आई स्लिप, 0.1 क्या होगी, स्लिप होगी। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, अब हमें निकालना है एनएस। एनएस जो होता है इसकी सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, यानी फ्लक्स की स्पीड का पता लगाइए पहले। एनएस जो होगा वो होगा 120। अब देखिए, 120 एफ अपॉन पी से इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो ये ध्यान रखिए, सिंक्रोनस स्पीड किससे निकाली जाती है, एनएस बराबर 120 एफ अपॉन पी से। अब यहाँ से जब हम सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे, एनएस बराबर 120 इंटू 50 क्या दे रखे हैं, हर्ट्ज दे रखे हैं आवृत्ति का मान। और पोल कितने दे रखे हैं, 6 पोल। अब इसे देखिए, 120 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20। अब 20 को जब हम 50 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 50 तो कितना आरपीएम हुआ, 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम। अब हमें रोटर स्पीड बता देते, लेकिन उसमें हमें रोटर क्या है, स्लिप कब पता चलती है, स्लिप का मान जब भी पता चलता है एक फॉर्मूले से, जिसमें क्या होता है, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस से भी हम क्या निकाल सकते हैं, स्लिप। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है रोटर गति पूछ रहे हैं और इसमें स्लिप का मान हमने पहले निकाल लिया है। तो स्लिप का मान कितना निकाला था, 0.1। अब देखिए, एनआर जो निकालेंगे, एनआर निकालने का जो फॉर्मूला होता है एक, वो ये होता है कि एनआर बराबर क्या होती है, एन एस और इंटू 1 माइनस क्या होती है, स्लिप। अब इस फॉर्मूले पे जब इस मान को रखेंगे तो हमें क्या होगी, एनआर यानी रोटर की गति प्राप्त होगी। अब देखिए, सिंक्रोनस स्पीड कितनी हुई थी, 1000 आरपीएम। अब देखिए, 1 माइनस स्लिप का मान कितना था, 0.1। अब 1 में से 0.1 निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.9। कितना आया, 0.9। अब 0.9 को 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 0.9 को 0.9 को क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो को हटाना पड़ेगा। तो अब देखिए कितना हुआ, 100 इंटू 9 कितना हो गया है, 900 आरपीएम, 900 आरपीएम।
क्या हुआ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 900 आरपीएम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल है? तो ये बताना है कि जो प्राइमरी जो सेल है वह कौन सा है। ऑप्शन देखिए, निकिल कैडमियम, कार्बन जिंक सेल, सिल्वर ऑक्साइड या सिल्वर जिंक सेल। तो हमेशा ध्यान रखें कौन सा होगा प्राथमिक सेल। तो अब प्राथमिक जो सेल होते हैं वो होते हैं वोल्टिक सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, कार्बन जिंक सेल। ये इस प्रकार से निम्न क्या होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं। तो जो कार्बन जिंक सेल होगा ये क्या होगा, ये होगा प्राथमिक सेल। तो यह ध्यान रखिए, निकिल कैडमियम और निकिल जो आयरन सेल होते हैं, निकिल कैडमियम और निकिल जो आयरन जो सेल होते हैं वो कौन से प्रकार के होते हैं, वो द्वितीयक सेल होते हैं। ये ध्यान रखिए। मरकरी ऑक्साइड एक होता है, मरकरी ऑक्साइड जिसे बोला जाता है मरकरी ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, ये कौन से होते हैं, ये भी प्राथमिक सेल होते हैं। तो ये ध्यान रखें, प्राथमिक सेल वो होते हैं जिन्हें एक बार डिस्चार्ज होने के बाद में उन्हें चार्ज करके उपयोग में नहीं ले सकते हैं, वह प्राथमिक सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल वो होते हैं जिन्हें क्या होते हैं, बार बार चार्ज किया जा सकता है, जबकि प्राथमिक सेलों को चार्ज नहीं किया जा सकता। अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। वोल्टेज पर निर्भर प्रतिरोध को सामान्य बनाया जाता है। अब देखिए, जो वोल्टेज पर निर्भर जो प्रतिरोध होते हैं वह किसके बने हुए रहते हैं। इसकी बात बताना है कि जो VDR वोल्टेज डिपेंडेंट जो रजिस्टर होते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट जो प्रतिरोध होते हैं वो किसके बने हुए रहते हैं। ऑप्शन देखिए, चारकोल द्वारा, सिलिकॉन कार्बाइड द्वारा या नाइक्रोम द्वारा या ग्रेफाइट द्वारा। तो जो वोल्टेज पर जो निर्भर जो प्रतिरोध होंगे वो बने होते हैं सिलिकॉन कार्बाइड द्वारा। तो ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वोल्टेज पर निर्भर प्रतिरोध का सामान्य किसके बने हुए रहते हैं, वो रहते हैं सिलिकॉन कार्बाइड द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, लेड एसिड बैटरी की प्लेट बनी होती है। अब ये बताना है कि जो लेड एसिड बैटरी है ये किस प्रकार का बैटरी है। ये एक प्रकार की द्वितीयक सेल, जो सेकेंडरी जो सेल होते हैं उनकी श्रेणी में आता है। तो लेड एसिड बैटरी की जो प्लेटें होती हैं ये लेड एसिड बैटरी है। अब इसमें जो प्लेटें रहती है, इसका जो ये प्लेटें रहेगी अंदर जो प्लेटें डाली जाती है वो किसकी बनी होगी। अब देखिए, जिंक तांबा मिश्र धातु से, एंटीमनी बिस्मिथ मिश्र धातु से, ढलवा एंटोमिनियम मिश्र धातु से, सीसा मिश्र धातु से या निकिल बिस्मिथ मिश्र धातु से। तो हमेशा ध्यान रखिए ये बनी होगी ढलवा एंटीमोनिये सीसा मिश्र धातु। किसकी बनी होगी, एंटीमोनिये सीसा मिश्र धातु से। ये क्या होती है, मिश्र धातु से बनाई हुई रहती है। तो ये ध्यान रखें, इनमें क्या रहती है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेटें रहती हैं। तो नेगेटिव जो प्लेट रहती है वह पॉजिटिव से एक अधिक रखी जाती है। क्या रखी जाती है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की संख्या एक अधिक रखी जाती है। अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि यदि तर्क द्वार लॉजिक गेटों के बारे में ये हैं। अब देखिए, जो लॉजिक गेट के दो आगत यानी 1 और 0 है तो किस तर्क द्वार का निर्गत 1 होगा, यानी उसके इनपुट 1 और 0 है तो किस तर्क द्वार का जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। अब देखिए, जो एंड गेट होता है, एंड गेट जो होगा वो किस प्रकार का रहता है। अब एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट जो रहेगा वो इस प्रकार से बनाया जाता है, एंड गेट। अब एंड गेट को समझे पहले, एंड गेट के बारे में हम पहले देखेंगे। इसमें क्या होते हैं, 2 इनपुट और 1 आउटपुट रहता है। अब जो एंड गेट का जो सर्किट रहता है वो इस प्रकार से बना हुआ रहता है। अब देखिए, इसे समझे एक बार, यहाँ बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। तो इसमें बताना है कि क्या है, जैसे पहला 1 दे देते हैं, सिग्नल 1 ऑन कर देते हैं, दूसरा ऑफ रखते हैं। तो क्या एंड गेट में बल्ब जलेगा, आउटपुट 1 प्राप्त होगा? नहीं। 1 का मतलब समझे कि ये ऑन है यानी ये चालू स्थिति में है, और 0 का अर्थ है कि ये एक ऑफ स्थिति में है। तो यहाँ पर भी 0 ही प्राप्त होगा, यानी ऑफ ही प्राप्त होगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो हमें बताना है कि आउटपुट में 1 प्राप्त हो, तो ये तो नहीं हो सकता, एंड गेट नहीं होगा। अब चलते हैं और गेट।
और गेट जो होता है इसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से बना हुआ रहता है। इसमें भी क्या रहता है, इसमें एक क्या रहता है, दो तो इनपुट रहते हैं और एक आउटपुट रहता है, जैसे ए और बी, और यहाँ पे होता है एक ए। और अब देखिए यहाँ पर क्या रहता है, अब जो यहाँ पे फॉर्मूला है, अब इसको समझे कि जो और गेट है, और गेट का जो सर्किट रहता है वो इसी प्रकार से समझे, इसे इस प्रकार से बनाया जाता है। अब यहाँ बैटरी लगा दी जाए मानो, अब देखिए यहाँ पर क्या है, बल्ब है। अब देखिए जब यहाँ पे एक देंगे, इसे ऑन करेंगे और इसे ऑफ रहने देंगे, तभी भी क्या होगा, सर्किट देखिए पूरा यहाँ से बन जाएगा और बनेगा और बल्ब जलेगा। अब इसमें देखिए एक को क्या देते हैं 1 और दूसरे को क्या देते हैं ऑफ, तो हमें क्या आना चाहिए, आउटपुट भी 1 आना चाहिए। तो इस गेट में क्या हो रहा है, 1 आउटपुट आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, और गेट। और जो नोर गेट होता है इसमें क्या कंबाइंड रहता है, ये एंड गेट और गेट, एंड गेट प्लस और गेट का ये संयोजन रहता है। नोट गेट रहता है, इसमें क्या रहता है, इसमें एक ही टर्मिनल, एक इनपुट और एक आउटपुट रहता है, जो इनपुट का विपरीत देता है, 0 देने पर 1, 1 देने पर 0। तो ये ध्यान रखें, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा और गेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी श्रेणी मोटर वहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ प्रारंभ बल आघूर्ण वांछित हो। तो हमें बताना है कि डीसी श्रेणी मोटर कहाँ पे प्रयोग करेंगे, जहाँ पे हम कौन से बल आघूर्ण की आवश्यकता हो। तो ऑप्शन देखिए, निम्न, उच्चतम व मध्यम या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ स्टार्टिंग टॉर्क की उच्च आवश्यकता हो, यानी उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता हो, वहाँ पे हम किसको वरीयता देते हैं, डीसी श्रेणी मोटर को। किसको देते हैं, डीसी श्रेणी मोटर को। किसको देंगे, डीसी श्रेणी मोटर को देंगे। तो ये ध्यान रखें। और जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है उसका भी स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है। यूनिवर्सल जो मोटर होती है उसका भी स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है। प्रतिकर्षण जो मोटरें होती हैं उसका भी स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है। तो ये भी ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरोध का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। तो निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरोध का ऋणात्मक ताप गुणांक होगा। तो जो ऋणात्मक ताप गुणांक होता है इसका अर्थ मतलब ये होता है कि जब प्रतिरोध में तापमान बढ़ाने पर, जब यदि हम तापमान बढ़ाएं तो प्रतिरोध का मान क्या हो, घट जाए, क्या हो, प्रतिरोध का मान कम हो जाए, तो वह पदार्थ कहलाते हैं ऋणात्मक ताप गुणांक कहलाता है। तो कौन से पदार्थ होंगे जिनमें ऋणात्मक ताप गुणांक होगा, तो ध्यान रखिए वो होंगे सिलिकॉन, कार्बन, ऐसे पदार्थ जैसे इलेक्ट्रोलाइट हुआ, वो उनका क्या रहता है, ऋणात्मक ताप गुणांक रहता है। जैसे इंसुलेशन हुआ, कुचालक पदार्थ हुए, उनका भी ताप गुणांक क्या रहता है, ऋणात्मक ताप गुणांक रहता है। और सभी जो धातुएं होती हैं उनका क्या रहता है, धनात्मक ताप गुणांक रहता है। जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये क्या होता है, इनमें तापमान बढ़ाने पर इनके रेजिस्टर जो प्रतिरोध का गुण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वह एक कुचालक की श्रेणी की ओर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और देखिए अर्धचालक जो होते हैं उनका भी ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होने का मतलब ये समझे कि वह चालकता की ओर क्या होते हैं, गमन करते हैं। क्या होगा, सिलिकॉन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। से विद्युत ऊष्मा उत्पन्न होने के गुण को पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो कौन से प्रभाव से उत्पन्न ऊष्मा के गुण को क्या कहते हैं, पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या बोला जाता है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट बोला जाता है। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट जो होगा वो ये होता है कि दो क्रिस्टल धातुओं को क्या किया जाता है, दाब के द्वारा उनको घर्षण किया जाता है, जिससे क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसी प्रभाव को क्या बोला जाता है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रेशर, यानी दाब के द्वारा, दाब से विद्युत ऊष्मा उत्पन्न होने के गुण को पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ध्यान रखिए क्या होगा, दाब के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से गुण को पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित संधारित्र में से कौन से संधारित्र में विद्युत प्रवाहित से पूर्व ध्रुवता का ध्यान रखा जाता है। तो ये बताना है कि कौन सा संधारित्र है जिसका उपयोग करने से पहले हमें उसकी ध्रुवता की
ध्रुवता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, कागजी संधारित्र, अभ्रक संधारित्र या सिरेमिक संधारित्र या इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र। तो हमेशा ध्यान रखें, ध्रुवित जो संधारित्र होता है वह कौन सा होता है, वह होता है इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र। कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र। कौन से प्रकार के होते हैं, ध्रुवित संधारित्र होते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र होते हैं इनकी जो आयु होती है वह सबसे कम होती है। क्या होती है, सबसे कम होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 प्रतिरोधक जिनमें प्रत्येक का मान r ओम है को त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है। त्रिभुज के किन्हीं 2 शीर्षों के बीच प्रतिरोध क्या होगा। तो ये बताना है कि एक त्रिभुज के रूप में क्या है, प्रतिरोध का क्या है, एक सर्किट बनाया गया है। क्या है, प्रतिरोधों को त्रिभुज के रूप में एक जोड़कर सर्किट बनाया गया है। तो इसमें क्या दिखाना है कि जैसे ए, बी और सी, 2 बिंदु जैसे मानो ए हो या सी के 2 बीच में, या ए या बी के 2 बीच में, या बी या सी, इन दोनों किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच में जब रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, इसके बारे में बताना है। और सबका प्रत्येक का प्रतिरोध क्या है, r ओम है, r ओम के हैं। तो अब देखिए, अब हम निकाल रहे हैं ए और सी के बीच में। तो जो ऊपर वाले जो 2 रजिस्टर हैं, इधर वाले जो प्रतिरोध हैं r और ये वाला जो r है, ये दोनों देखेंगे किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम पहचानने की क्या है, इनमें जो धारा का मार्ग है वो क्या है, एक है। क्या है, धारा का मार्ग क्या है, समान है। तो ये इसीलिए ये क्या है, श्रेणी में जुड़े हुए हैं। ये धारा इसी में से प्रवाहित हो रही है, यही धारा इसी में से प्रवाहित हो रही है। तो ये ध्यान रखें। और जो इसका जो R1 का जो फर्स्ट सिरा है और इसका जो R2 सेकंड सिरा है, ये इसके फर्स्ट सिरे से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे भी हम पहचान सकते हैं। ये क्या होगा, ये दोनों क्या है, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो R1 प्लस R2, R1 और R1, 2 R1 क्या है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो टोटल R2 क्या हुआ, टोटल क्या हुआ, रेजिस्टेंस वो हो गया है 2R। क्या हो गया है, 2R। अब देखिए इसका जो टोटल मान कितना हो गया है 2R, और इसका मान कितना है नीचे R। अब ये किस प्रकार से सर्किट बनाएंगे, ये इस प्रकार से सर्किट बनाएंगे। ये हो गया है 2R और ये हो गया है R। अब देखिए ये किस में है, ये पैरेलल में हो गए हैं, यानी समांतर में हो गए हैं। अब समांतर में निकालने का एक फॉर्मूला होता है, RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इस प्रकार से 1 जितने भी हो उसे 1/Rn से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए इसमें से हमें क्या निकालना है, RT, यानी 1/RT का मान देखिए अब किस प्रकार से रखेंगे, जैसे 2R प्लस 1/R। जब इसका LCM लेंगे तो क्या आएगा, 2R। क्या होगा, 2R। अब 2R में से जब 2R को डिवाइड करेंगे 2R से, तो R से R कैंसिल, तो कितना बचा, 1। कितनी बार गया, 1 बार। अब देखिए, अब R को जब 2R को R से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2। अब देखो यहाँ से 2R, अब देखो कितने R हो गए हैं, ऊपर 3R, नीचे कितने हैं, 2R। तो कितना हुआ देखिए, 3R कितना हुआ, 3R/2R। ये किसका मान था, ये था RT का। हमें बताना है RT, केवल कितना बताना है, RT। ये किसका है, 1/RT का मान है। RT का मान निकालेंगे तो इसके क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, 2/3R। इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। राइट आंसर क्या होगा, 2/3R। क्या होगा, 2/3R। और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कार्बन प्रतिरोध की चौथी पट्टी का रंग लाल हो तो उसकी सहनशीलता होगी। तो जो चौथी पट्टी होती है वो क्या दर्शाती है, वह सहनशीलता को दर्शाती है। पहली पट्टी रंग कोड को दर्शाएगी, दूसरी भी उसके रंग कोड को दर्शाती है, तीसरी जो पट्टी होती है वह गुणक को दर्शाती है, 10 के पावर में गुणक को दर्शाती है। चौथी पट्टी जो रहती है वह उसकी सहनशीलता को दर्शाती है। इसके बाद में एक पांचवी पट्टी रहती है, वह उसके ताप गुणांक को प्रदर्शित करती है। यह भी ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ से, अब जो चौथी पट्टी का रंग क्या है, हमें बताना है सहनशीलता। अब जो कार्बन जो प्रतिरोध होते हैं
उनके बारे में जो एक क्या रहती है, एक सारणी होती है। उनके बारे में हम जब टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे तो अलग से हम एक टॉपिक के रूप में वीडियो बनाएंगे। तो इसको देखिए क्या होता है। अब देखिए इसे याद करने का एक तरीका होता है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन की वेरी गुड वाइफ, ऐसे चलता है। और इसमें अलग अलग मान पूरे सारणी में रहता है। ब्लैक के लिए कितना रहता है, 0, कितनी रहती है, ±0%। और ब्लैक ब्राउन के लिए जो रहेगा वो कितना रहेगा, ±1%। और जो ब्लैक के बाद में क्या आता है, ब्लैक, ब्राउन और रेड। अब थर्ड पे कौन सा हुआ है, रेड। अब रेड का जो कितना होगा, ±2%। ऑरेंज के लिए कितना रहता है, ±3%। इस प्रकार से ये चलता है। जैसे गोल्ड के लिए कितना रहेगा, गोल्ड जो सोना रहता है उसके लिए कितना रहता है, ±5%, ये ध्यान रखें। और जो चांदी रहती है उसके लिए कितना रहता है, ±10%। कितना रहता है, कोई रंग के नियम, यदि कोई रंग नहीं है चौथी बैंड में तो उसके लिए क्या रहता है, ±20%। तो ये ध्यान रखें। अब देखिए जो लाल रंग था, लाल रंग के लिए कितना था, प्लस माइनस कितना है, ±2%। यहाँ पर माइनस कर लीजिए, ±2%, कितना होगा, ±2%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो अभी कल हमने दिखाया था कि जो हमने अध्ययन किया, कल वाली पिछले टेस्ट था उसमें हमने क्या पढ़ा था, विभव ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किए थे। तो देखिए विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए विभव जो ट्रांसफार्मर होता है ये उच्च वोल्टेज लाइनों में क्या करते हैं, वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग में लेते हैं। और जो ये जो ट्रांसफार्मर रहते हैं ये किस प्रकार के ट्रांसफार्मर रहते हैं, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहते हैं। इनकी जो प्राइमरी जो वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है और सेकेंड में टर्नों की संख्या क्या रहती है, कम रहती है, और मोटे वायर और कम लपेट की होती है। और जो इनकी प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है वो क्या रहती है, अधिक टर्न और पतले वायर की बनाई जाती है। तो ये ध्यान रखें। और जो सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है वहाँ पर क्या जुड़ा हुआ रहता है, वहाँ पर वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ रहता है। तो वह किससे जुड़ा हुआ रहता है, वो वोल्टता लाइन किससे जुड़ा होगा वह। और जो ये विभव ट्रांसफार्मर रहता है ये क्या होता है, ये वोल्ट मापी को, इस वोल्ट मापी को क्या करते हैं, वोल्टता लाइन के साथ में जोड़ा जाता है। वोल्ट मापी को वोल्टता लाइन के साथ क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। तो विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग से जोड़ने के लिए करते हैं। तो वोल्ट मापी को वोल्टता लाइन से जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसे किससे जो किस क्रम में जोड़ा जाता है, इसे समांतर में जोड़ा जाता है। ये भी ध्यान रखें, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब चलते हैं ये कितने रेंज का रहता है, तो ये भी ध्यान रखिए 0 से लेकर 115 वोल्ट की रेंज में रहता है। तो ये ध्यान रखिए। और जो करंट ट्रांसफार्मर रहता है वो कितना रहता है, 0 से लेकर कितने, 5 एम्पियर तक के रहते हैं। और जो ये वोल्ट मापी जो ट्रांसफार्मर रहता है ये किस प्रकार का रहता है, MI टाइप, मूविंग आयरन टाइप का इसमें वोल्ट मीटर रहता है, ये भी ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा अवयव परिपथ में धारा के परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कौन सा कंपोनेंट्स है जो धारा के परिवर्तन, यानी धारा में जो परिवर्तन होता है उसका क्या करता है, विरोध करता है। जैसे ये धारा में जो परिवर्तन होता है इनका क्या करता है, विरोध करता है। तो देखिए कौन सा होगा, तो कौन सा अवयव करता है, तो हमेशा ध्यान रखिए जो प्रतिरोध जो होता है ये क्या करता है, ये धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। संधारित्र जो होता है ये वोल्टता में परिवर्तन करता है, ये किस में करता है, वोल्टता में परिवर्तन करता है। प्रेरकत्व जो होते हैं, इंडक्टर जो होते हैं ये किस में करते हैं, धारा में मतलब धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया है, प्रेरकत्व। और जो चालकत्व जो होता है ये क्या करता है, ये धारा के प्रवाह को सुगमता प्रदान कराता है। तो ये ध्यान रखें। अब कौन सा अवयव परिपथ में धारा के परिवर्तन का विरोध करता है, तो वो कौन सा करता है, प्रेरकत्व। जो इंडक्टर प्रभाव जो होता है, इंडक्टेंस जो प्रभाव होता है वह क्या करता है, वह धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये ध्यान रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अल्टरनेटर का रेटिंग किस में होता है, तो ये बताना है कि अल्टरनेटर और जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये ध्यान रखिए उनका जो रेटिंग होगा वो क्या होगा, KVA में रेटिंग होता है। किस में होता है, KVA में होता है। तो ये ध्यान रखिए। HP जो है ये मोटर का रेटिंग होता है। किलोवाट ये एक शक्ति का मात्रक है। kWh ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है।
ये ध्यान रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बीओटी इकाई के बराबर होता है, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो होता है इकाई, यानी इसकी जो इकाई होता है ये के बराबर होगा, जो बी ओ टी टी और यू, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये क्या होता है, ये किसके बराबर होता है? तो ये ध्यान रखिए, एक जो बी ओ टी यू जो होता है ये क्या होता है, 1 किलोवाट, क्या होता है 1 किलोवाट घंटे के बराबर होता है, या 1000, क्या होगा 1000 वाट घंटा, क्या होगा 1000 वाट घंटा भी हो सकता है, और 1 kWh भी हो सकता है, ये ध्यान रखें। अब देखिए नीचे क्या लिखा, ऑप्शन देखिए 746 वाट घंटा, 1000 वाट घंटा, या 1500 वाट घंटा, या 1200 वाट घंटा। तो एक बीओटी बराबर कितना होता है, 1000 वाट घंटा या 1 किलोवाट घंटा, भी ध्यान रखें। अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रत्येक सोलर सेल में ओपन सर्किट वोल्टेज होता है जिसका मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो जो प्रत्येक सोलर सेल होते हैं, जो सेल होते हैं उनका ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होगा, तो ये बताना है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो सोलर सेल होते हैं उनके जो ओपन सर्किट होते हैं उनका जो वोल्टेज होता है वो कितना रहता है, 0.55 वोल्ट। तो ये ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट क्या है, ये क्वेश्चन है कि प्रत्येक सोलर सेल, अब जो सोलर सेल होते हैं जो सौर ऊर्जा होती है उसमें उपयोग किए जाते हैं। सौर ऊर्जा में जो प्लेटें लगी हुई रहती हैं उनमें क्या लगे हुए रहते हैं, सोलर सेल छोटे छोटे लगे हुए रहते हैं। ये प्रकाश या ऊर्जा में क्या करते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, इससे क्या करते हैं, विद्युत धारा को बनाते हैं। तो सोलर सेल में ओपन सर्किट जो वोल्टेज रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा 0.55 यानी 0.55 वोल्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोलपित्र दोलित्र पैदा करता है। जो कोलपित्र जो दोलित्र होते हैं, दोलित्र जो ऑसिलेटर जो होते हैं उनका जो तरंग उत्पन्न करते हैं वह किस प्रकार की करते हैं? ऑप्शन देखिए, वर्गाकार तरंग करेंगे, ज्या तरंग करेंगे, आरादंत तरंग, या अवमंदित तरंग। तो हमेशा ध्यान रखें, कोलपिट जो दोलित्र होते हैं, ऑसिलेटर जो होते हैं, जब हम ऑसिलेटर का टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे उसमें संपूर्ण कोलपिट दोलित्र के बारे में बताया जाएगा। अब देखिए, वर्गाकार तरंग होगा या ज्या तरंग, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ज्या तरंग। कोलपिट जो दोलित्र ऑसिलेटर जो होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है ज्या तरंग में। क्या उत्पन्न करते हैं ये, ज्या तरंग उत्पन्न करते हैं। तो ये ध्यान रखें, जो साइन वेव जो होती है ये वह जनरेट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटेन पर क्लिप्स का प्रयोग कर स्विच बोर्ड के लिए केबल स्थापित करना है। लाइन तथा उपकरण के बीच कितना मीटर का अंतर है, कि 3.6 मीटर की दूरी है। केबल को अनुपस्थ रूप में लगाने के लिए कितने क्लिप्स की आवश्यकता होगी? तो इसमें क्या है, जैसे ये क्या है, यहाँ पे मानो लाइन है और यहाँ से क्या है, उपकरण है। तो ये क्या यहाँ पर लगाना है कि एक क्या करना है, यहाँ पे केबल स्थापित करना है। अब यहाँ पर किस प्रकार से केबल स्थापित करना है वो दे रखा है, अनुप्रस्थ यानी क्षैतिज, यानी इसे बोला जाता है हॉरिजेंटल। किसमें, हॉरिजेंटल स्थिति में रखना है। तो यहाँ पर जो क्लिप्स रहेंगे उनकी संख्या बतानी है, और इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 3.6 मीटर, यानी सेंटीमीटर में देखें तो कितना होगा, 360 सेंटीमीटर। कितना होगा, 360 सेंटीमीटर। और प्रत्येक क्लिप्स की जो दूरी रखेंगे वो कितनी रखेंगे, 10 सेंटीमीटर। जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितने हुए, 36 क्लिप्स का हम क्या करेंगे, प्रयोग। 36 के साथ में एक अतिरिक्त लगाना पड़ता है, क्या होगा, एक अतिरिक्त क्लिप्स होगी। तो कितने लेंगे, 37 क्लिप्स का हम प्रयोग करेंगे। कितने क्लिप्स का प्रयोग करेंगे, 37 क्लिप्स का। तो ये ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से अब हम आगे के जो और टेस्ट हैं उनको भी अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे। और सबसे पहले ये ध्यान रखें, जो इससे पहले जो वीडियो हैं अलग टॉपिक बनाया गया है, उसमें टॉपिक वाइज रिवीजन से क्या है, वीडियो डाले गए हैं। प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर उन वीडियो को भी देखें, सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं।
और जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।